हाँ भाई। कल जो कुछ भी पढ़ाया था उसको एक बार पेज पलट के देख लो क्या पढ़ाया है, क्योंकि घर जाके तो पढ़ा नहीं होगा। क्या पढ़ा था? क्या बात कर रहे हो? किताबों में तो जंग लगी हुई है, तुम्हारी धूल जम रही है। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। अगर आपको डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, नहीं तो मुझे कुछ डाउट्स है, मेरे डाउट्स क्लियर कर दीजिए। सिंपल सा फंडा है ना। 2 मिनट का समय है। कुछ भी पूछ सकते हो जो कल पढ़ाया था उससे रिलेटेड, लेकिन तभी पूछना जब पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो मुंह मत खोलना। पता चले बोल दिया सर पूरा ही लेक्चर बता दो कल। हाँ भाई, बताइए। कुछ चाहते हैं पूछना? कोई इच्छा बची हो? डरे से हमें लग रहे हो, क्या बात है? घर की याद आ रही है? यस सर। क्यों, किसको छोड़ा है? बताओ बताओ भाई। मौका मिला है डाउट्स पूछने का, फिर भी नहीं पूछ रहे हो। सब क्लियर है भाई। करेंगे उसको। हाँ। क्या नहीं समझ आया, बताओ। अच्छा, ठीक है। और कुछ? क्या? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा सेंटर ऑफ मास। क्या? सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। प्लैंक के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। बस इतना ही? और सब क्लियर है? क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, देख लो एक बार और पलट लो। कहीं कोई कोने में छिपी हुई कोई लाइन मिल जाए जो तुम्हारा इंतजार कर रही हो बेसब्री से। वो जानना चाह रही हो कि तुम्हारी चाहत क्या है। लाइन कॉपी में लिखी हुई। फील में मत आओ तुम एकदम से। मौका है, पूछ लो बेटा। बार बार नहीं मिलता। हाँ। डर लगता है क्या मुझसे? पागल हो गए हो क्या? ये सब चीजें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, डरना तो है ही नहीं। ठीक है। डरते वो लोग हैं जो बेईमान होते हैं। मैंने सुना है तुम तो सब ईमानदार हो, होमवर्क अप टू डेट करते हो। तो बिंदास रहो यार, वी आर लाइक अ फ्रेंड्स। ठीक है। हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। रुक जाओ रुक जाओ, और कोई भाई? और कोई, और कोई? बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ। क्या? नॉर्मल भी तो लगेगा। तो नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक। बस। क्या बात है। पूछ लो तुम लोग। कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? पूछ लो एक बार। सिर्फ लंगूर पूछे जा रहे हैं, देखो। हाँ भाई। किसमें? लीनियर मोमेंटम में? लीनियर, हाँ। हाँ। नहीं कर सकते। हाँ। तो मुझे बता रहे हो? थैंक यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम को 6 बजे के बाद मेरी क्लास नहीं है, तो मैं यहीं पे अवेलेबल रहूंगा। आपको अगर अपने कोई डाउट्स पूछने हो या कोई भी बात, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर आपसे स्पेशल मिलना चाह रहे हैं, तो जस्ट फॉर ऑन योर डिमांड।
ठीक है, आज 6 बजे से यहीं पे अवेलेबल रहूंगा। कब तक? जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट्स हो, कोई भी बात डिस्कस करनी हो, तो आप मेरे से मिल के जा सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन फालतू की भीड़ मत लगाना। मैं देखता हूँ वहां पे आधी जनता तो ऐसी खड़ी होती है, मैं पूछता हूँ भाई क्या है? कुछ नहीं, बस सर। क्यों खड़े हो? बस सर आपको देख रहे हैं। अबे देखने वाली चीज को देखो यार, हम तो क्लास में दिख ही रहे हैं। बस सर आपके दर्शन करने आ गए। क्यों? सर बस आपसे मिलकर के बस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैंने कहा गजब भाई गजब। तो ये इस तरह की भीड़ बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है? इस तरह की, जिसको जेन्युइन डाउट्स हो, कुछ जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम हो, वो मुझसे मिल सकता है 6 बजे के बाद, मतलब इस क्लास के बाद। क्लियर है भाई? तो चलिए कल की कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कल की कहानी की एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि आज हम उसी प्रोफाइल के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही जिम्मेदार होते हैं। मतलब हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, क्या आप सभी को याद है? एफ एक्सटर्नल बराबर द टोटल मास इनटू एसीओ। अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। मतलब यहां से ये बोला जा सकता है कि अगर ये 0 हुआ, तो इसका मतलब है कि एसीओएम क्या है? 0। अगर एसीओएम 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी? 0 नहीं, क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर 0 है तो हमेशा 0 रहेगी, अगर नॉन 0 है तो हमेशा नॉन 0 रहेगी। लेकिन जो भी वैल्यू है, क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी? मतलब सेंटर ऑफ मास के मोशन को अगर कोई अफेक्ट करेगा, तो सिर्फ एक ही बंदा है। कौन है? इंटरनल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपको यह भी याद होगा कि जब हमने किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कैलकुलेट किया था जनाब, तो मोमेंटम आ रहा था टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वीसीओएम। क्या याद है? तो हम ये कह सकते हैं यहां से एक बात, कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है? तो बस अब आज की क्लास में इसी की चर्चा हो रही होगी कुछ समय बाद, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मास्त्र है जिस तरीके से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था। क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम। आपको याद होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड लगभग आपसे सभी सवाल हो गए थे, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, दैट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आप समझ लीजिए कि वो इस चैप्टर की बैकबोन है। अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया, तो यही चैप्टर नहीं, फिजिक्स के आगे मैकेनिक्स, इवन 12th में जाकर के जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या होगा? यूज होगा। मतलब आज की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ये सिंपल सिंपल चर्चा हुई थी। क्या ये सारी चर्चा सभी को याद है क्या भाइयों? जरा एक और बात ध्यान से देखना, एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे लगा कि बता दूंगा तो शायद याद रह पाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव। मैंने सुना है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो नेचर का नियम है। क्या है? नेचर का नियम। चार्जेस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, इंसान में तो फिर भी एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं। मतलब यहाँ पर है ना, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? मतलब हम ये कह सकते हैं ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा और ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा। मान लो ये पूरा का पूरा सिस्टम ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। मान लो इसका मास है m1 और इसका मास क्या है? m2। इस पूरे सिस्टम का कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, मानते हो इस बात को? मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहां पर। आप बताओ क्या होने वाला है? क्या ये वाला m1 इधर जा रहा होगा? अरे जा रहा होगा। क्या m2 इधर आ रहा होगा? क्या m1 और m2 दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? क्या इनके बीच की जो दूरियां हैं वो समय के साथ कम होती जा रही हैं? लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, दैट इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास। अगर इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे थे, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या था? रेस्ट पर। ये मूव करने लगे दोनों एक दूसरे की तरफ, या फोर्स तो लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास मूव क्यों नहीं कर रहा?
क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है? हाँ, मतलब इंटरनल फोर्सेस इंडिविजुअल पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्या इसके पास एक्सेलरेशन है? इफ आई विल आस्क यू बेटा कि इसका बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या बता पाओगे? F/m1। इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? क्या F/m2 होगा भाई? क्या सहमत हो या नहीं हो? क्या इंडिविजुअल दोनों पार्टिकल्स के पास एक्सेलरेशन है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। कौन है वो? वंडरफुल। मतलब इंटरनल फोर्सेस कांट एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। अब देखना जरा, इस पे फोर्स इधर लगा, ये कहां जाएगा? आगे। अरे कहां जाएगा? तो इस फोर्स का वर्क क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? जिस दिशा में फोर्स लगा है क्या डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में हुआ है? तो हम ये कह सकते हैं इस पे जो भी फोर्स का वर्क हुआ है ये वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या बात कर रहे हो? अच्छा जरा ध्यान से बताना, इस पर ये फोर्स इधर लगा और इस पर डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर या इधर? क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2। तो बताना इस पे वर्क क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? मान लो इस पे वर्क W2 हुआ, W2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि नेट वर्क डन बता दूं, नेट वर्क डन, तो क्या वो आप W1 प्लस W2 बोलोगे? ये ओवरऑल टर्म क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्या जीरो होगा? नहीं। मतलब इंटरनल फोर्सेस वर्क तो कर सकते हैं। ये तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ा था। कहां पढ़ा था? वर्क एनर्जी थ्योरम। इंटरनल फोर्सेस का वर्क हो सकता है और ऑब्वियस सी बात है, इस पे फोर्स लगा, इधर मूव किया, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी? इस पे इधर फोर्स लगा, ये इधर मूव किया, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बढ़ी? किन फोर्सेस के वर्क की वजह से? इंटरनल फोर्सेस। मतलब इंटरनल फोर्सेस वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्या मेरी बात से सहमत हो? क्लियर है भाई? इस बात को याद रखना। इस पर कभी कभी मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि इंटरनल फोर्सेस कैन एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। इज इट ट्रू और फॉल्स? इंटरनल फोर्सेस कैन डू द वर्क ऑन द सिस्टम। ट्रू या फॉल्स? अरे नहीं आया। ठीक है, ये एक तो नॉर्मल सी चर्चा, ये जस्ट अभी तो रिवीजन चल रहा है। अब आते हैं कल जिसकी हम बात कर रहे थे। ये था एक प्लैंक, प्लैंक के ऊपर था आपका बिल्लू, और ये जो सरफेस थी ये थी क्या? स्मूथ। अगर मैं यहां पर, वैसे तो आपको पूरी कहानी याद होगी, अगर मैं यहाँ पे बिल्लू प्लस प्लैंक को अपना सिस्टम लूं, किसको? बिल्लू प्लस प्लैंक को, तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स जीरो है, एक्स के अलोंग भी जीरो है, इवन वाई के अलोंग भी क्या है? जीरो। लोग कहते हैं कैसे जीरो है? क्योंकि नीचे लोग कह रहे हैं ग्रेविटी लग रहा है। मैंने कहा नॉर्मल भी तो लग रहा है। अरे नॉर्मल लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो जो नॉर्मल और mg है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं? तो एक बात बताओ, इनिशियली अगर ये सिस्टम रेस्ट पर है और इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स बताओ कितना है? जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है? इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है? जीरो। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां भी होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, क्या वो कभी मूव करेगा क्या? मान लो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, ये किसका सेंटर ऑफ मास है? बिल्लू का या प्लैंक का? बिल्लू प्लस प्लैंक का। अब क्या हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये बिल्लू आगे जाएगा तो इस प्लैंक को पीछे जाना पड़ेगा। ये मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अगर आज प्लैंक पीछे नहीं गया तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या आगे डिस्प्लेस हो जाएगा? अगर आगे डिस्प्लेस हो गया तो हमारे इस प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा। अरे नहीं आया? तो अगर बिल्लू आगे जाएगा तो प्लैंक को पीछे जाना ही पड़ेगा, तभी तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं पर रहेगा। सहमत हो? अब देखना, अब सवाल यह था कि जब बिल्लू यहां से यहां पहुंचा तो प्लैंक कुछ पीछे पहुंच गया, तो आपसे यह पूछा गया था कि यह बता दो कि प्लैंक कितना पीछे पहुंच गया। अरे यही तो पूछा था कि प्लैंक कितना पीछे पहुंच गया।
तो देखो एक पहले मेथड 1 बताया था, अब मेथड 2 बता रहा हूं। मेथड 1 तो आसान था, वो समझ में आ गया होगा। हम सवालों को मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 और भी आसान है। क्या है? जब ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसके ऊपर मूव कर रहे हैं उसको पकड़ लो। उसको क्या कर लो? पकड़ लो। जो जितना चला है उसको देखो। कौन गया है? बिल्लू। बिल्लू कहां गया? आगे। कितना आगे गया? एल। तो ऐसे लिखेंगे मास इनटू जितना आगे गया। कितना आगे गया? एल। ठीक। और कोई है बिल्लू के अलावा? नहीं है, छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ा तो प्लैंक कितना पीछे गया? एक्स। अगर प्लैंक एक्स पीछे गया तो प्लैंक के ऊपर रखी हुई हर चीज क्या एक्स पीछे गई या नहीं गई? पक्का? तो पूरा सिस्टम का टोटल मास कितना है? तो टोटल मास m प्लस m, पीछे गया माइनस एक्स, बराबर 0। ये करना है, मास इंटू लेंथ। छोड़ दो, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। कितनी आ गई? ये किसका डिस्प्लेसमेंट था? प्लैंक का। अगर आपसे बिल्लू का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो वो कितना होता? L माइनस एक्स होता। क्या बिल्लू का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ है? क्या प्लैंक का भी हुआ है? लेकिन बिल्लू प्लस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ। क्या ये वाला मेथड अभी समझ आ गया है? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई। जो चल रहा है उसके ऊपर पहले रोक करके उन सबको चला दो, फिर उसको छोड़ दो, आगे पीछे जितना मूव किया देख लो, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक तो सिर्फ चल रहा था टाइम पास। क्या कोई स्टेटमेंट लिखवा रहे थे? ऐसा ही क्या? एक मिनट, देखा ना क्या पता नहीं, याद आएगा तो देख। एक प्लैंक जिसका मास है 50 kg, यहां पर है बिल्लू और यहां पर है बिल्लू की पिंकी। बिल्लू का मास है 60 kg और पिंकी का मास है 40 kg। इस समय दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन ये जो दूरियां हैं ये है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। क्या सिचुएशन को आप फील कर पा रहे हैं? अच्छा, ठीक है। इनिशियली पूरा सिस्टम किस पर है? रेस्ट पर। जिस सरफेस पर रखा हुआ है क्या वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है? ठीक है, क्वेश्चन लिखें। इनिशियली द होल सिस्टम, इनिशियली द होल सिस्टम is at rest and the ground surface is smooth, and the ground surface is smooth. If A and B, if A and B interchange their positions, A and B interchange their positions, then find the A part displacement of Planck, B part displacement of A in ground frame, C part displacement of B in ground frame. क्या हुआ? सिचुएशन समझने की कोशिश करिएगा जनाब। इस समय
बिल्लू और पिंकी ने सोचा कि चलिए दूरियों को कम किया जाए और मिल लेते हैं। ये आसपास आए, फिर मिलकर के चले गए। लेकिन जब मिलकर के चले गए तो इनकी पोजीशंस जो थी वो इंटरचेंज हो गई। क्या हो गई? इंटरचेंज। जहां पे ए था वहां पे बी पहुंच गया, और जहां पे बी था वहां पर ए पहुंच गया। क्या ये आप देख पा रहे हैं? ठीक है। नीचे वाली सरफेस यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, आप आंसर बता पाए तो बताइए, अदरवाइज दरवाजा खोल करके गेट से बाहर चले जाइए, नहीं तो लात घूंसे पड़ेंगे बता दिया तो। सभी तीनों पार्ट निकाल लो फटाफट। लास्ट 30 सेकेंड्स। टिक। कितने गरीब भाई बंधुओं का आंसर आ चुका है? बहुत सही, शानदार। ये पीछे वाली जनता क्या गैंग ऑफ वासेपुर है क्या भाई? यस सर। आंसर आना चाहिए, चाहे सही हो या गलत हो, आंसर आना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए देखते हैं भाई। सभी गरीब भाई बंधु ध्यान से देखें, पहले पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? 4/3 बोला जा रहा है भाई। क्या सही है क्या? दूसरे पार्ट का? हाँ, 26/3। चलिए देखते हैं, मुझे तो नहीं पता, देखिए भाई। हाँ देखिए, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, ज्यादा दिमाग हमारे पास है नहीं, है ना। अब एक तो लॉजिकली देख करके ये सोचो कि प्लैंक आगे जाएगा या पीछे जाएगा, और फिर दिमाग लगाओ। लेकिन मैं कहता हूं इतना क्यों सोच रहे हो, लिमिटेड वर्जन है, वैसे ही बचा के रखो, बाद में यूज करेंगे उसको। अपना लगाएंगे सस्ता वाला जुगाड़। क्या करें? होल्ड कर लो किसको? प्लैंक को, जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। ये कहां गया? आगे। आगे गया, कितना आगे गया? 10 मीटर। मेरी मदद करिएगा, मास इनटू आगे गया तो प्लस लिखूं या माइनस? ठीक है। ये कहां गया? पीछे। कितना पीछे गया? 10। 40 इंटू +10 या -10? माइनस क्यों लगाया जनाब? क्योंकि वो कहां गया है? पीछे। इसको छोड़ दो। किसको? प्लैंक को। ठीक है, किसको छोड़ना भाई? प्लैंक को। अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो कि कहां गया है, आगे या पीछे, जो मन करे वो मान लो। मैंने मान लिया पीछे गया है। कहां मान लिया? पीछे। कितना गया? x। सिर्फ प्लैंक पीछे जाएगा या प्लैंक पे रखी हुई हर चीज पीछे जाएगी? तो बताना प्लैंक का और प्लस इस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? क्या 150 दिख रहा है? तो ऐसे लिखेंगे +150। पीछे गया तो +x या -x? बराबर 0। ये लो भाई, क्या लग रहा है, कुछ समझ में आया क्या? तो यहां से हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू आती है 200/150। मतलब ये वैल्यू आ गई कितनी? 4/3 मीटर। मतलब ये जो प्लैंक है ये यहां से 4/3 मीटर पीछे गया। अगर तुम को देख के समझ ही नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल गरीबी है कि सर ये पीछे क्यों गया, मैं कह रहा हूं आगे मान लो। ये तो मैथ्स वालों का डिपार्टमेंट है। किसका डिपार्टमेंट है? मैथ्स वालों का। तुम आगे मान लो। आगे कितना गया? x। तो तुम यहाँ क्या लिखते? -x या +x? अगर तुम +x लिखते तो तुम्हारा आंसर क्या था? तो अपने आप मैथ्स वाले बता रहे हैं कि जो तुमने माना है ये उसके विपरीत दिशा में गया है। नहीं आया समझ? अब खत्म हो गया। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन द ग्राउंड फ्रेम। एक बात बताओ, ए कितना आगे गया था? 10। लेकिन प्लैंक पीछे कितना चला गया? x। ये 10 आगे गया, प्लैंक को x पीछे खींच लिया, तो ग्राउंड वाले को कितना आगे जाता हुआ दिखेगा? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बताना कितना लिखोगे? 10 - x। क्या 26/3 आ गए भाई? क्या हर गरीब भाई बंधु का आ गया आंसर? बी को देखते हैं। किसको देखते हैं? बी को। पीछे कितना गया था? 10। लेकिन प्लैंक भी पीछे चला गया, कितना गया? x। तो देखना जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो लिखूंगा वो लिखूंगा माइनस, बाहर लगा लो, 10 + x। x की वैल्यू कितनी? ये समझ में आया? माइनस क्यों लगाया? पीछे गया, प्लैंक भी कहां गया? पीछे। ये आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई? कितना समय लगेगा ऐसे सवाल करने में?
एक सेकंड, हाँ फिर ठीक है। क्या कर पाओगे? मार्केट में ये बोला जाता है बहुत टफ सवाल है, क्या तुम्हारे लिए टफ है, आसान है? क्या सस्ता सवाल है भाई? अगर मान लो यहाँ पर आज अगर बिल्लू और पिंकी के अलावा यहाँ पे उसका भाई भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत है क्या? तो चलो एक और सवाल ऐसा करके देख लेते हैं, घमासान हो जाएगा फिर तो मामला शांत कर देंगे। अभी रुक जाओ तुम्हें। चिंटू की एंट्री हो चुकी है भाई, वो बीच में आके खड़ा हो गया है। सिग्नल नहीं पहुंचने देगा। सबके मार्क्स दिए हुए हैं, सब कुछ सेम है, बस एक एक्स्ट्रा इंसान एंटर हो चुका है। कौन है वो? 50 kg का। क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है। कुछ आपस में बातचीत हुई, मामला थोड़ा सा गर्म वरम हुआ। ठीक है, ये अभी की कहानी है। टी बराबर 0 की, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। ये वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। कैसी है भाइयों? स्मूथ है। क्या दिखाई दे रही है? देखते रहो। ठीक है, कुछ देर बाद क्या हुआ, आपस में इन लोगों ने सेटिंग वेटिंग बनाई और अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया? पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। तो कुछ देर बाद जो आपको देखने को मिला, वो क्या देखने को मिला कि जो ए वाले भाई साहब थे वो तो बीच में आ गए, ए। ठीक है, जो सी था वो इधर आ गया, और सॉरी बी, और जो सी था वो इधर आ गया। फायदा हुआ कुछ की नहीं हुआ? हो गया भाई, हो गया। चिंटू को साइड में कर दिया है। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? माहौल इस समय बढ़िया बना हुआ है, इस समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये जो आपने ये सिचुएशन देखी है ऊपर वाली, ये सिचुएशन है इनिशियल। कौन सी है? इनिशियल, है ना? इनिशियल सिचुएशन। और ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है फाइनल, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि बी यहां से चल के इधर आ गया, ए यहां से यहां आ गया, और सी यहां से चल के यहां आ गया। क्या ये सब कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, आपस में इंटरचेंज हुई है पोजीशंस, तो प्लैंक कहीं आगे पीछे कहीं तो मूव किया होगा, आई डोंट नो, लेकिन मूव तो किया होगा, मानते हो? क्यों मूव किया होगा, इस सवाल का जवाब अगर पूछे। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से फटाफट। फाइन ए पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सेंटर ऑफ मास। बी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। सी पार्ट, displacement of A and C in ground frame. टिक, समय शुरू। लेंथ, अरे यही वाला प्लैंक है, लेंथ कैसे बढ़ जाएगी? टेम्परेचर थोड़ा ना, एक्सपेंशन थोड़ी हो रहा है। हाँ, सी सेंटर पे भाई, ये मिड पॉइंट पर है। जो सी है, लिख लो क्वेश्चन में, जो सी है वो कहां पर है? सेंटर पे है। क्या बात है यार, पहले का आंसर क्या 3/4 आ रहा है? बोलेगा कोई नहीं अभी। सभी लोग आंसर निकालो, देखते हैं कौन जल्दी निकालेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। गोल्डन कुमार बोल रहे हैं सर, थोड़ा बड़ा लिखिए। इनको अभी सिल्वर से मिलाते हैं। बेटा गोल्डन, तुम्हारी चमक कम हो गई है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या भाई पीछे जनता को सबको दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड्स। टिक।
आज ही बताना आंसर। तीनों पार्ट हो गए क्या? ओके। दूसरे का कितना आ रहा है? 3/4। बी पार्ट का आंसर। चलिए देखते हैं। ए पार्ट का आंसर बता दो जल्दी से, क्या आएगा? क्या पूरा सिस्टम प्लैंक प्लस ए प्लस बी प्लस सी, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं डिस्प्लेस होगा? क्यों नहीं होगा जल्दी बताओ? क्योंकि पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। क्या सहमत हो? तो पहले वाले का आंसर आ गया 0। क्या इसको कैलकुलेट करने में आपको कितना समय लगा? 1 सेकेंड लग गया क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक क्या करें भाई? क्या प्लैंक को पकड़ ले? ठीक है भाई, प्लैंक को पकड़ लिया। अब देखो कौन कहां गया है। 60 kg कितना आगे गया? 60 kg आगे गया है। क्या 60 × 5 कर दूं? सहमत हो? अब पकड़ते हैं बी। बी यहां पे था, आगे आया है पीछे गया है? जो पूछा जाए जल्दी बोलो, यहाँ पे आगे या पीछे? कितना? तो यहाँ पे लिखूंगा +40 × +10 या -10। अरे क्या बात कर रहे हो? अब एक और बचा हुआ है, कौन? सी। सी यहाँ पे थे भाई साहब, चिंटू भाई साहब यहां से आगे गए। कितना आगे? तो 50 × 5 +5 बराबर बराबर नहीं, प्लस एक टर्म और आएगा। पूरे सिस्टम का टोटल मास मान लेते हैं कि जो प्लैंक है वो सपोज पीछे गया, कितना? x। तो यहाँ +x या -x? क्या 0 कर दें इसको? यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4। क्या ये सभी का आ रहा है? क्या 0.75 मीटर आ रहा है? क्या मेरा प्लैंक 0.75 मीटर पीछे गया है? क्या निकाल पाए गरीब? अब मुझे लग रहा है कि हम सी पार्ट भी कर पाएंगे। आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड सी इन द ग्राउंड फ्रेम। ए ये रहा, 5 आगे गया, लेकिन इतनी देर में प्लैंक पीछे कितना खिंच गया? 3/4। तो जल्दी से बताना, डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहा हूं। 5 आगे, 3/4 पीछे। क्या सॉल्व हो गया क्या? कितना आ गया? अरे किसी का आया क्या? अब पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी। सी कहां है? कहां है? कहां है? कहां? ये रहा, ये रहा। आगे गया। क्या दोनों का सेम नहीं आ रहा? क्या सबका सेम आ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है दो लोगों का आंसर सेम आ जाए? बिल्कुल हो सकता है भैया, डेटा पे डिपेंड करेगा। ये वैल्यू भी इतनी आएगी, कितनी आ जाएगी? 17/4। यार एक बात बताओ, अगर बी का पूछ लिया जाता तो तुम हाथ खड़े ही कर देते? अगर बी का पूछा जाता तो निकाल पाते? या देखिएगा ध्यान से, देखो आपस में बातचीत नहीं है, ये सब नहीं, बिल्कुल बंद। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, बी पीछे कितना आया? 10। और इधर गया, ऐसे लिख दूं क्या? 10 + 3/4। क्या ये वैल्यू माइनस के 43/4? कोई है जिसके सारे पार्ट सही थे? मैंने ये पूछा सही थे? इतने लोगों के सही थे? क्या बात। अच्छा, एक और पार्ट करने का मन कर रहा है, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ A + B + C center of mass. Displacement of A + B + C center of mass. क्या इसका भी 0 तो नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन तो सेम ही पूछ लिया, डी और ए तो सेम सेम है। देखिए एक बात बताओ मुझे, क्या इस केस में आपका आंसर 0 आएगा क्या? 0 तो तब आता जब प्लैंक भी होता। क्या अभी प्लैंक है क्या? नहीं। अभी आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन है? ए, बी और सी। अब पूछा जा रहा है इस पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम में कौन कौन है? ये तीन। इन तीनों के सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा? यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए पता है? क्या आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा है? डेल्टा आरसीएम का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, क्या होता है? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 बटे m1 प्लस m2 प्लस
डेल्टा R1 क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट किसका? सेंटर ऑफ मास का। किसके? M1। जरा ध्यान से देखना, ए यहां पे था, जितना ए मूव करेगा क्या सेंटर ऑफ मास ए का उतना ही मूव करेगा? क्योंकि ए का सेंटर ऑफ मास ए के ऊपर ही तो है। अरे है या नहीं है? तो जितना ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या ए के सेंटर ऑफ मास का भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा? बताना ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ये हुआ है 5 नहीं हुआ है, कितना हुआ है? 17/4। तो देखना ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी? 60, 17/4 सही लिखा। आगे बी की बात करते हैं। बी का मास कितना था? 40। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? माइनस के 43/4। नहीं आ रहा गरीबों। सी का मास बताओ कितना है? 50। सी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 17/4। क्या इतना लिख करके छोड़ दूं? डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल में सिर्फ इन तीन का लेना पड़ेगा, इन तीन का मिला के कितना है? दिस विल गिव यू द आंसर। कितने लोग हैं जिन्होंने ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही लिखा था बिना गलती किए? क्या आ रहा है आंसर? हाँ, सॉल्व नहीं किए? सॉल्व तो हम करेंगे, पैसा पूरा दिए हैं। इतना अच्छा आ रहा है क्या? और भाई बलकत, क्या हाल है? कब हुई वापसी तुम्हारी? और सब बढ़िया, शानदार। बता दो यार आंसर। 1/4। भाई साहब, इस तरीके के मिसलेनियस सवाल आपसे कितने भी पूछे जाएं, क्या आप सॉल्व कर पाओगे? हाँ बेटा। हाँ तो वही है, उसी के बराबर आ रहा है। वही तो आ रहा है, पूरा जीरो है। तो आप प्लैंक का जो मास है 50 इंटू 3/4 कर दो, यही आ जाएगा। 50 इंटू 3/4 पे यही पहुंच जाओगे तुम, काय को टेंशन ले रहे हो? बटे टोटल मास कर लेना। क्या आगे बढ़ू भाई? अरे सहमत हो? आगे बढ़ा जाए? देखिएगा ध्यान से। अब देखना भाई, सपोज आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका मास है आपका 3m, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाली सरफेस है स्मूथ, ठीक है। इसको यहां रेस्ट से रिलीज किया है। ये जो लेंथ ऑफ अप ये है, ये कितनी है? L। ये कितनी है? L। क्या होने वाला है जल्दी बताओ फटाफट। क्या लगता है, क्या ये ब्लॉक नीचे जाएगा? ये तो हमने जीवन में पहले भी देखा, लेकिन इसके अलावा भी आज कुछ और होने वाला है। ये जो वेज है, कौन है? वेज। क्या ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पक्का? क्या सहमत हो? तो क्वेश्चन लिखे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। Find the displacement of a wedge when the block reaches the ground. When the block reaches the ground. ये एंगल थीटा है। समय समाप्त। एक बात बताना, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करूं तो मुझे बस ये बता दो कि एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? एक्स के अलोंग नेट कितना है? 0। अरे है या नहीं? ये बात क्या सभी को समझ आ गई है? मैंने अभी सिस्टम किसको लिया है, ब्लॉक को या वेज को? हु इज द सिस्टम, ब्लॉक और वेज? ब्लॉक या वेज?
ब्लॉक प्लस वेज क्या मेरा सिस्टम है? इस पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। अगर इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या 0 होगा? तो देखना जनाब, जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये जो वेज है ये पता है कहां जा रहा होगा? पीछे जा रहा होगा। और कुछ देर बाद आपको कुछ सिचुएशन ऐसी देखने को मिलेगी। क्या फील कर पा रहे हो? लेकिन फील गई तेल लेने। हमें फील से क्या करना है? हमें तो क्या निकालना है? आंसर निकालना है। एक बात बताना, मुझे ये निकालना है कि ये वेज कितना पीछे मूव किया। तरीका क्या था? वेज को पकड़ लो। अगर मैं वेज को होल्ड कर लूं तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां चल करके आया तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ? इसके रिलेटिव ये लेंथ है एल कॉस थीटा और ये लेंथ कितनी है? एल साइन थीटा। क्या मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही फोकस करना चाहिए? पक्का? तो वेज को पकड़ लो। ब्लॉक कितना आ गया है? एल कॉस थीटा। तो ऐसे लिखूंगा एम इंटू एल कॉस थीटा। वेज को छोड़ दो। कितना पीछे गया? एक्स। कितना पीछे गया? एक्स। क्या सिर्फ वेज पीछे गया है? वेज प्लस ब्लॉक गया है। तो टोटल मास कितना है? सहमत हो? तो यहां पे लिखूंगा प्लस 4m प्लस एक्स या माइनस एक्स बराबर 0। बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? प्लैंक का, मतलब वेज का। किसका? वेज का। बी पार्ट लिखना, displacement of a block in the ground frame. Displacement of the block in the ground frame. एक बात बताना, ब्लॉक एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आगे आया? इसके रिलेटिव कितना आ गया? लेकिन पीछे कितना चला गया? एल कॉस थीटा बाय 4। तो ध्यान से देखना, मैं ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लिखने जा रहा हूं, बी केयरफुल। ब्लॉक एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आगे आया था? लेकिन पीछे कितना गया? एल कॉस थीटा बाय 4। तो प्लस करूं या माइनस? लोग सिर्फ इतना आंसर लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही है या गलत है? आज इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स के अलोंग हो रहा है, वाई के अलोंग? क्या वाई के अलोंग भी ये मूव कर रहा है? जल्दी से बताओ, वाई के अलोंग कितना मूव किया? तो क्या सिर्फ ये मेरा आंसर होगा या आगे एक और टर्म आएगा? माइनस के एल साइन थीटा जे कैप। तो यहां से मैं एक्सप्रेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो बोलूंगा 3/4 एल कॉस थीटा आई कैप माइनस के एल साइन थीटा जे कैप। नहीं आया समझ? आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? इतनी घटिया रिंगटोन है, मतलब कि इंसान सुन के ना मतलब नींद आ जाए। बढ़िया सी रिंगटोन दो भाई को। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, इस पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो रेस्ट पे नहीं रहेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा। तुम खुद सोच सकते हो, जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, प्लैंक तो नहीं जा रहा ना कहीं नीचे ऊपर, तो जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा? अरे करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग मूव करेगा? जरा ध्यान से देखना, सपोज टी बराबर 0 पर, किस पर? टी बराबर 0 पर। मान लो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे था, यहां पर। क्या ये देख पा रहे हैं? जैसे ये ब्लॉक मूव करना शुरू किया, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वेज पीछे जा रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पता है कैसे चल रहा होगा? इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में कहां आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। कहां आ रहा होगा? नीचे की तरफ आ रहा होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है?
सेंटर ऑफ मास यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग? वाई के अलोंग होगा, एक्स के अलोंग नहीं होगा। अब लोग कहते हैं सर वाई के अलोंग क्यों होगा, वाई के अलोंग कौन सा फोर्स है? मैंने कहा नॉर्मल और एमजी, तो लोग कहते हैं नॉर्मल एमजी कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इस केस में नॉर्मल एमजी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, क्या इसका एक्सेलरेशन है वाई के अलोंग? तो अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए लिखेंगे, इसीलिए यहां पर सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में मूव करेगा? देखो कैसे देख रहे हैं शकल, अरे समझ आ रहा है? क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है? अगर कोई पूछे सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा तो आगे एक्स लिखा था, क्या लिखा था? आगे एक्स लिखा था। क्या सहमत हो? तो जल्दी से लिखना, इस केस में सेंटर ऑफ मास विल मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन। चलो देखते हैं भाइयों, अभी पता चल जाएगा कितना तुम झेल पाते हो फिजिक्स इस लेवल की। बता देना नहीं झेल पा रहे हो तो क्या किया जाएगा? उठा उठा के पटका जाएगा, और क्या किया जाएगा? ठीक है, ट्रांसफर करा देंगे तुम्हारे नीट में। फिर बायो में वैसे भी तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है फैमिली प्रेशर में आके मैथ्स ले लिया तुमने। बायो तो ऐसा है कि तुम बिना पढ़े ही टॉप कर देते हो उसमें, तो खुश हो गए एकदम से नाम सुन के। क्या देख पा रहे हो? लड्डू कहाँ पर है? ए पर लाने के लिए बोला था, लेकिन एक भी लेके नहीं आया। इतनी गजब बेइज्जती की गई है, मतलब चार चार बार बोला गया था। ठीक है, नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। अब तो लेके भी मत आना, पता चले जहर ही मिला दिया, बदला ले रहा है। ठीक है, ठीक है। ये एक आपको वेज जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें से यूं कटोरी काट के निकाल दी है और एक गरीब भाई बंधु को दे दी है, संकल्प के बाहर बैठा हुआ है लेके। ठीक है, हम फोकस करते हैं सवाल पर। एक एम मास का पार्टिकल रेस्ट से रिलीज किया गया, पूरा इनिशियली सिस्टम किस पे था? रेस्ट पे था। नीचे वाली सरफेस क्या थी? स्मूथ थी। क्या होने वाला है, तुम्हें क्या लग रहा है? क्या ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा? क्या ये फील ले पा रहे हो? बहुत अच्छी बात है। आपको बताना है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज ए पार्ट जब वो ए से बी आ जाएगा, और बी पार्ट जब वो ए से सी आ जाएगा। ए से बी जब पहुंचा इस दौरान, और इसका जो रेडियस है, ये जो ये सर्कुलर आर्क है, कैसा आर्क है? सर्कुलर आर्क, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है आर। क्या सवाल दोबारा बताया जाए? समझ में आ गया सवाल? ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा, लेकिन किस एक्सिस के अलोंग करेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? जीरो। पक्का? ठीक है, बताइए। मास दिया तो है, और कितने मास दूं? अपना मास भी दे दूं क्या इधर? इसका 4m है, इसका m है मास। जल्दी बताओ यार, बहुत टाइम ले रहे हो इन सवालों को करने में। खत्म हो गया? क्या करो, इसको होल्ड कर लो। ये जब यहां से यहां आया, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, तो क्या लिखोगे? m इंटू आर। छोड़ दो, टोटल मास कितना है? 5m। मान लो पीछे x गया, कितना गया? x। तो क्या लिखोगे? 5m इंटू एक्स ए बराबर क्या? 0। ये माइनस आएगा, तो बताओ यहां से एक्स ए की वैल्यू क्या आ गई? यार ये तुमसे हो नहीं रहा था। अबे शेप बदलती जाएंगी, सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बदल जाएगा। वो कटोरा निकालेगा, कभी कुछ और निकालेगा, कॉन्सेप्ट तो हर बार सेम रहेगा ना भाई। ये था ए पार्ट। बी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है?
2r/5, क्योंकि जब वो a से c पहुंचा तो x एक्सिस के अलोंग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है? हाँ, तो यहां पे क्या लिखोगे, m इंटू आर या 2r प्लस 5m इंटू माइनस के x भी बराबर 0। तो इस बार डिस्प्लेसमेंट आया 2r/5। जब तक ये वेज a से c जाएगा, कहां से कहां जाएगा, a से c, तब तक ये पीछे जाएगा, कहां जाएगा, पीछे। और जब ये c से a आएगा तो फिर वापस से ये आगे आएगा। अगर ये पॉसिबल हुआ कि ये सरफेस बद्दुआएं लग रही है तुम्हारी, चाह तो रहे हो कि आवाज ही ना निकले इसकी अब। हाँ भाई, मैंने क्या बोला, जब ये ए से सी जाएगा, कौन कौन ए से सी जाएगा, ये बॉल जब ए से सी जाएगा तब ये वेज पीछे जाएगा, कहां जाएगा, पीछे जाएगा। और जब ये वापस सी से ए आएगा तो ये वेज फिर आगे आएगा। और अगर ये वाली सरफेस स्मूथ रही तो ये फिनोमिना जिंदगी भर चलता रहेगा, और ये जो वेज है वो इस तरीके से आगे पीछे ऑक्सीलेट करता रहेगा। क्या लग रहा है, कुछ समझ आया? यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, कौन बेटा, सेंटर ऑफ मास। मान लो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं हुआ इनिशियली, तो पता है सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, जब ये नीचे आ रहा होगा क्या सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्या वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा भाई? एक्स के अलॉन्ग तो मूव नहीं करेगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कहां जाएगा, सीधे नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा इस तरीके से। अरे बढ़ रहा है क्या, हमेशा नीचे चला जाएगा क्या, जमीन के अंदर घुस जाएगा क्या? लेकिन जैसे ये बी पे आया, फिर बी के बाद ये बॉल कहां जा रही है, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे दोबारा से टर्निंग पॉइंट लेगा और सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, ऊपर। क्या लगा भाइयों, कुछ समझ आया कि नहीं आया? क्या लग रहा है, कुछ फील आप आ रही है? सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग डिस्प्लेस हो रहा है, एक्स या वाई? है? अगर कोई पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सेंटर ऑफ मास विल डिस्प्लेस ओनली अलोंग द वाई एक्सिस। क्या सहमत हो? छाप लो जो छाप पा रहे हो। क्या ये सवाल हो गया था आपसे? क्या और सवाल कर पाओगे? थक गए लग रहा है, मैं तो बोरी भर के लाया था सवाल। थक गए क्या भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक पैक मार लो दोबारा से एनर्जी आ जाएगी। पानी का, हाँ हाँ भाई, पानी बोतल में पानी लाते होगे, और क्या लाते हो तुम? डायग्राम बनाए, बढ़िया, ये सब काम तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। अबे ओ, घूसी पड़ेंगे तेरे को तो बता दिया मैंने ना। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्लैंक है, क्या है, प्लैंक, रेक्टेंगुलर प्लैंक है। कैसा प्लैंक है जनाब? रेक्टेंगुलर प्लैंक है। क्या दिखाई दे रहा है? ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L। ये डबल है, देखने में नहीं लग रही होगी लेकिन मानना है, हाँ मानना है। कितनी है ये? 2L।
ये एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये एक्स वाई एक्सिस जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब इस बोर्ड को ऐसे कर दो आपको फील आ जाएगी, क्या समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब क्या हुआ, इस एल की वैल्यू 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर। यहां पे बिल्लू इस कॉर्नर पर खड़े हुए थे और यहां पर पिंकी जो कि इस कॉर्नर पर है, 40 केजी। दोनों ने आपस में फोन पे बात करी, मैसेज का ट्रांसफर हुआ और डिसाइड किया कि मुलाकात की जाए। तो ने कहा चलो मिलते हैं। लेकिन अब कहां मुलाकात होगी उस बात को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मीटिंग, पॉइंट ऑफ मीटिंग, मुलाकात यहां होगी, मुलाकात यहां होगी। लेकिन ये जो प्लैंक है ना, अब थोड़ा सा यहां पर दिक्कत होने वाली है। ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक किस सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो बात हुई कि भाई साहब मुलाकात यहां होगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ मीटिंग। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक वर्टेक्स है इसका, मिलने वाले हैं दोनों लोग। यहां से बिल्लू चल के हुए यहां आएंगे, पिंकी यहां से चलते हुए यहां पहुंची और कुछ देर बाद मुलाकात हुई। फाइनल सीन क्या होगा वो तो आप फील खुद कर पा रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद, मतलब मैं चाहूं तो यहाँ पे बना भी सकता हूँ, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, मुद्दे की बात को समझिए। मुद्दे की बात क्या है यहाँ पर, कि जब यहाँ पर ये बिल्लू और पिंकी ने जैसे ही मूव करना शुरू किया तो इसके नीचे जो जमीन थी वो जमीन भी चलने लगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? जैसे ही चलना शुरू किए तो जिस सरफेस के ऊपर ये चल रहे थे वो सरफेस भी चलना शुरू हो गई। तो क्वेश्चन लिखें फटाफट से, ज्यादा खिल खिलाए नहीं, नहीं तो अब खिला देंगे तुम्हें, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, find the displacement of the plank when A and B meet at point C. C ये वाला point, point of meeting. A and B meet at point C. बताइए भाई, प्लैंक का मास नहीं दिया क्या? अभी दे देते हैं, रुक जाओ। पहले कितने केजी का था? 50, वही है। सवाल सॉल्व करना है। हाँ, सी बिल्कुल कॉर्नर में, ये वाला पॉइंट है। क्या पूछो, जाएगा कैसे ऊपर नीचे? अबे नाले को एक्स वाई प्लेन है। ये पूरा मोशन कौन से प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। रॉकेट लॉन्च नहीं करना है कि उस पर बैठ के ऊपर जा रहे हैं, ऐसे मुलाकात होगी तुम्हारी। टिप, टाइम अप, छोड़ दो, छोड़, खत्म। इससे ज्यादा अगर समय लग रहा है तो तुम, मतलब मैटर ही नहीं करता कि तुम्हारी मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा समय लग रहा है तो तुम डिजर्व ही नहीं करते भाई, ठीक है। देखो भाई, ये हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वही है, जिस पे चल रहे हैं उसको रोक दो, जिस पे चल रहे हैं उसको रोक दो। रोकने का तरीका क्या है? पकड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां से यहां गया, इसका डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलोंग हुआ है? एक्स के अलोंग। कितना हुआ है? एल। एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, बी का मास 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा 2 आई कैप। अभी मैं आई कैप जे कैप लगा रहा हूं क्योंकि मोशन जो है वो एक लाइन के अलोंग नहीं हो रहा, वो एक प्लेन में हो रहा है, मतलब एक एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ये 2 आई कैप क्यों लिखा, क्या ये समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या ये बात सभी को समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिंकी का। पिंकी से जाके पूछा, बेटा तुम बताओ कितना चली हो? पिंकी ने कहा हम एक्स के अलोंग चले हैं एल और वाई के अलोंग चले हैं 2l, मतलब हम एक्स के अलोंग चले 2 आई कैप और वाई के अलोंग चले हैं 4 आई कैप या जे कैप। तो जरा ध्यान से देखना, पिंकी से जब पूछा गया तो पिंकी ने बोला देखिए हमारा मास है 40 और हम चले हैं 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये बताओ कसम से किसी को समझ में आया क्या?
क्या सभी को समझ आ गया क्या? अब क्या कर रहे हैं, प्लस टोटल मास, टोटल कितना है 150। पूरा सिस्टम किधर गया पता नहीं, एक्स कह लोगे वाई, हमने कहा पता ही नहीं किधर गया, हमको नहीं पता, तो नहीं पता तो चुपचाप से लिख दो इसको क्या, आर वेक्टर बराबर क्या कर दो 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको कितने घंटे लगेंगे बताओ जल्दी से, आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है बताओ क्या आ रही है, निकाल नहीं पाए तुम, बस नालायक। माइनस के 4/3, 16 बाय, चुप रहो यार, जिससे पूछ, जी आ रहा है पक्का। ये लो भाई डिस्प्लेसमेंट आ गया, किसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये बोला जाता है ये सवाल बहुत टफ होते हैं क्योंकि इसमें 2D प्लेन और 3D प्लेन यूज किया जाता है। भाई सब क्या है इसमें, अभी मान लो यहाँ पे एक मच्छर होता और मच्छर भी हवा में उड़ा दिया होता तो भी ये सवाल हो जाता क्या? क्या इस तरीके के सवाल हमारे सामने आएंगे 2 कौड़ी के हैं या नहीं है? मैंने तो आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक पूछा, क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अगर वो आपसे ए या बी का डिस्प्लेसमेंट पूछता क्या निकाल पाते? पक्का सहमत हो, कर पाओगे कि नहीं? तो देखिए इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मेरे लिए मुझे लगता है कि इस तरीके के सवाल हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये वाला तरीका सभी को समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट, 1% भी डाउट तो नहीं है? तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। अब इस चैप्टर का, और हम ये कहेंगे इस मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे सस्ता और सबसे आसान पार्ट शुरू होने वाला है। लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपकी हेल्प करेगी इस चैप्टर में आपकी नैया पार करने में। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, if the net external force on any system is 0, then the linear momentum of the system remains conserved. Then the linear momentum of the system remains conserved. अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, क्या हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो हम ये जानते हैं कि उस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो हम ये जानते हैं, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो भी होगी वो 0 बोले या कांस्टेंट बोले, ऐसा लग रहा है, ये तो बताया। हमने सुना था कि किसी भी गिवन सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, किसी भी गिवन सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो होता है टोटल मास इनटू वीसीएम। क्या ये सभी ने सुना था? तो हमें समझ में आ रहा है अगर वीसीएम कांस्टेंट है, मास तो कोई चेंज कर ही नहीं पाया, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो इसी को बोल सकते हैं उस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व है। किसी इवेंट के दौरान अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यही है कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम। अब देखना ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिस्टम पे फोर्स लग रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और मान लो ऐसा आपके सामने सिचुएशन आ जाए कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक्स के अलोंग 0 है। किसके अलोंग 0 है, एक्स के अलोंग। तो मैं क्या इस वाले को वेक्टर फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूं,
अगर सिर्फ x के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स 0 है जनाब, तो क्या लिखोगे, जल्दी बताना फिर। तो मैं बोलूंगा इनिशियल मोमेंटम, लेकिन किसके अलोंग, और फाइनल मोमेंटम किसके, y के अलोंग। अच्छा, नहीं आया बात समझ। उसी तरीके से अगर आगे फर्दर एक्सटेंड करें तो आप समझ पा रहे होंगे, इसी तरीके से ये भी लिखा जा सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर y के अलोंग 0 हुआ, तो हम ये कहेंगे कि y के अलोंग उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। क्योंकि आगे जाके आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स x के अलोंग तो 0 है, लेकिन y के अलोंग 0 नहीं है। तो क्या हम वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन पूरे सिस्टम का लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग लगाएंगे, एक्स के अलोंग लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि एक्स के अलोंग सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, और वाई के अलोंग हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वाई के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स वाई के अलोंग 0 हो गया, तो हम ये कहेंगे कि वाई के अलोंग जो भी इनिशियल मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, और जो भी फाइनल मोमेंटम था, वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, सेम। F बराबर ma is only valid in the inertial frame। है, क्या बोल दिया बे? F बराबर ma is only valid in the inertial frame। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्वेशन जब भी हम लगाएं तो बी केयरफुल, इस बात का ध्यान रखें कि मोमेंटम कंजर्वेशन इज आल्सो वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, या किसी एक्सेलरेटिंग ट्रॉली में बैठ करके, किसी एक्सेलरेटिंग गुब्बारे में बैठ करके, किसी एक्सेलरेटिंग ट्रेन में बैठ करके आप क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां से ये आया है। तो जब यही इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ किस में वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम में। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने वाला आपको ललचाने की कोशिश करेगा, अलग अलग फ्रेम देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इस फ्रेम के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं। तो देख लेना कहीं वो फ्रेम नॉन इनर्शियल तो नहीं है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पता है? तो जल्दी से एक स्टेटमेंट और लिखेंगे अंग्रेजी में। दिस प्रिंसिपल इज वैलिड, this principle is valid, this principle is valid only in the inertial frame, this principle is valid only in the inertial frame। देखो ये स्टेटमेंट बोलने में बहुत छोटा सा है और है बहुत सिंपल सा, लेकिन इस पर सवाल बहुत मिलेंगे। मतलब आप ये मान लो कि सेंटर ऑफ मास में लगभग 60% क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस, 60% क्वेश्चंस तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही बेस्ड मिलने वाले हैं। किस पे बेस्ड मिलने वाले हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पर। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कितना ज्यादा यूजफुल है। अब इसे यूज कैसे करना है वो अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक 5 kg का छोटा सा बच्चा है और 10 kg का क्या है, प्लैंक है। क्वेश्चन लिखें, इनिशियली a man is at rest on a plank। Man या boy, a boy is at rest on a plank। now suddenly man starts moving with a speed of
10 meter per second with a speed of 10 meter per second. Then find the speed of Planck. Then find the speed of the Planck if the ground surface is smooth. If the ground surface is smooth. क्या बेटा लिखा है तो ग्राउंड फ्रेम में, नहीं लिखा है क्या? अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो ग्राउंड फ्रेम में ही होगी. क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा है कुछ? ये सडनली आगे मूव करना शुरू कर दिया, कितने से? 10 से. तो ये पूछा जा रहा है कि ये कितने से मूव करेगा. तो देखो सबसे पहला सवाल, ये क्यों मूव करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो देख करके आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व. एक बात बताओ, क्या ये ग्राउंड सरफेस स्मूथ है? अगर मैं यहाँ पर मैन प्लस प्लैंक अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो इस पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? कितना है? अगर 0 है तो क्या टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए? अगर कंजर्व रहना चाहिए भाइयों तो एक बात बताना, क्या मैं बोल सकता हूं इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, पूरे सिस्टम का, क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि पूरे सिस्टम इनिशियली किस पर है, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम? क्या 0 है? एक एक बात बहुत ध्यान से बता रहा हूं, आंसर निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना. आंसर निकालने के तरीके तो मैं तुरंत सिखा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स सिखाना चाह रहा हूँ. इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले 2 लेक्चर से बहुत आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी फिजिक्स को पूरा हिला डालेंगे अगर आपने तमीज से नहीं पढ़ा. इसलिए आप देख रहे होंगे कि हर सवाल में आंसर से ज्यादा मैं कहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को समझाने पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आंसर तो 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल देगा कि 50 इंटू 4/50 बताओ कितना होता है, कोई बता देगा 4 होता है. हमारा फोकस वहां नहीं है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना. इक्वेशन कैसे लिखता हूं उस बात को भी ध्यान से सुनना. इनिशियल मोमेंटम क्या लिखा बेटा? क्या लिखा? फाइनल मोमेंटम. ये आगे जा रहा है. जब भी आपको वेलोसिटी दी हो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान लेना कि वो वेलोसिटी किस में दी हुई है? ग्राउंड फ्रेम में दी हुई है. यहाँ पर ये वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी मेंशन नहीं है तो ग्राउंड फ्रेम में. तो हम इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10. मान लेते हैं कि प्लैंक जो है, ये वैसे तो समझ ही आ रहा है कहां जाएगा प्लैंक, आगे या पीछे? मान लेते हैं प्लैंक पीछे जा रहा है, कितने से? v से. तो मैं इस तरीके से लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या लिखूंगा? -v बराबर 0. खत्म. तो यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ जाती है कितनी? 5 मीटर पर सेकंड. मतलब ये जो प्लैंक है ये पीछे की दिशा में मूव करना शुरू कर देगा, कितने से? 5 से. इंटरेस्टिंग बात, जरा ध्यान से सुनना. एक बात बताओ, इन दोनों के बीच वाली ये जो सरफेस है ये स्मूथ रही होगी या रफ रही होगी? रफ रही होगी, क्योंकि अगर ये सरफेस रफ नहीं होती तो कोई माइकल लाल भी नहीं था जो इस प्लैंक को चला पाता. क्योंकि अगर ये प्लैंक चला मतलब पहले रेस्ट पे था, फिर वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई मतलब एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो फोर्स लगा, और फोर्स लगाया किसने? फ्रिक्शन ने. वो फ्रिक्शन इन दोनों के क्या होगा? बीच में होगा. क्या ये बात समझ आ रही है? अगला इसका बी पार्ट लिखें फटाफट. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन on a boy. B part and the C part. Work done by the friction. Work done by the friction on the plank. बताइए कैसे निकालें वर्क डन?
चुपचाप से हमेशा से जो बोला है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी फोर्स का वर्क निकालना है तो ऐसे मत सोचो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर उस तरीके से सोचोगे तो निकाल पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। सोचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, इसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी आई तो इस पर किसी ने वर्क किया, वो वर्क किसने किया? फ्रिक्शन ने ही किया है। तो हम यहां पर जब बात करेंगे बॉय पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन की, तो लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी है? हाफ एम। एम कितना है? 5 इंटू वी स्क्वायर। खत्म। कितना आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव? कितना आया? 250 जूल। कितना है? 250 जूल। नहीं आया समझ? अब आते हैं प्लैंक पर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, क्या ये भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा? इनिशियल तो 0 थी, फाइनल कितनी है? 5। तो बताना क्या लिखोगे? हाफ 10 इंटू 5 का स्क्वायर। हाँ, प्लस के ही आएगा, माइनस नहीं। दोनों पे वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। नहीं आया समझ? लिखो नेक्स्ट सी पार्ट। डी पार्ट, द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। The net work done by friction. क्यों स्टैटिक लगेगा? सिंपली दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। यहां पर एक अजम्पशन लिख लेना। ऑब्वियस सी बात है, जब ये बॉय मूव करेगा तो इस बॉय के जो इंटरनल फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस हैं? इंटरनल फोर्सेस, वो भी तो वर्क करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे देखा, जब बी पार्ट में मैं बात कर रहा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही नहीं आएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस भी आएगा। और यहाँ पर मैंने उन इंटरनल फोर्सेस का वर्क कंसिडर नहीं किया, तो यहाँ पे ये लिख लेना, हमने अजम्पशन किया लिया है the work done by internal forces is 0। तो बताओ डी पार्ट का, सिंपली इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 375 जूल। क्या ऐसे सवाल कर पाओगे? चलो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। बात नहीं यार, क्वेश्चन लिखो। एक 5 केजी का ब्लॉक है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और एक 10 केजी का ब्लॉक है, प्लैंक सॉरी, और ये प्लैंक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। नीचे वाली सरफेस है स्मूथ, नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ, ठीक। और इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन, मतलब ये सरफेस क्या है? रफ है। ये बहुत लॉन्ग प्लैंक है। ये क्या है? बहुत लॉन्ग प्लैंक। सिचुएशन क्या है समझ लीजिए, प्लैंक था जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, आप एक ब्लॉक को लेकर के आए, उसके ऊपर फेंक दिया। कितने से फेंक दिया? 20 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन लिखें ए पार्ट। फाइंड द velocity of block when relative slipping stops. Find the velocity of a block when the relative slipping stops. B part, work done by friction, work done by friction on A
and B. Work done by friction on A and B. रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप्स होने का मतलब क्या है? हाँ, ठीक है। क्या हो गया भाई? क्या करना चाहिए? जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से, वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी अटेम्प्ट किए हुए हैं, आपने अगर एनएलएम सॉल्व किया हो तो वहां भी किए हुए थे, ठीक है, वहां पे लेकिन म्यू वगैरह दिया होता था, यहाँ पे म्यू वगैरह कुछ भी नहीं दिया। ये मोमेंटम कंजर्वेशन से इस तरीके के सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब इनके बीच की रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप होगी, क्या स्टॉप होगी? रिलेटिव स्लिपिंग। तो जल्दी से बताइएगा फटाफट, 5 kg वाले की मान लो स्पीड कितनी है? v। और 10 kg वाले की भी स्पीड कितनी है? v। क्या दोनों की स्पीड सेम होगी? अरे हाँ या ना? रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप होने का मतलब है कि ये दोनों कैसे चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलने का मतलब क्या? दोनों की स्पीड सेम होगी। क्या डायरेक्शन भी सेम होगा? तो मैं कह सकता हूं ये है मेरी इनिशियल कहानी और ये है मेरी फाइनल कहानी। एक बात बताना, इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? हाँ, क्या 0 है? क्या सहमत हो? अरे हाँ या ना? तो क्या मैं एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? क्या मैं इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कर सकता हूं? तो जल्दी से बताना, इनिशियल मोमेंटम लिखने जा रहा हूं। ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम कितना है? 5 × 20 मास इंटू वेलोसिटी। इसका बताओ कितना है? मास इंटू वेलोसिटी। अरे सहमत हो? अब फाइनल लिखने जा रहे हैं तो फाइनली दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्या फाइनली क्या 15 × V लिख दूं? एक लाइन में आंसर आ गया। यहां से v की वैल्यू आ रही है 200/15, मतलब कितना आ गया? 40/3 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का सही था? बहुत बढ़िया। कॉमन वेलोसिटी निकल के आ गई। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है? अगले पार्ट में जल्दी बताओ क्या पूछा गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या पूछा गया भाई? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक बात बताना, अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो क्या मैं सिंपली यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकता हूं? तो क्या मैं इस पर फ्रिक्शन का वर्क निकालने जा रहा हूं तो जल्दी से बताना क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, हाफ एम वी फाइनल। क्या ये दिखाई दे रहा है? इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था? 20। क्या आगे सॉल्व कर पाओगे? बताओ क्या आ रहा है? माइनस के 5000 बाय, क्या सभी से हो गया था भाई? पक्का? अब आते हैं सी पार्ट पर। सी में फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या ध्यान से देखना क्या लिखोगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, हाफ एम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल है 40/3 और इनिशियल कितनी थी? 10। क्या आ रहा है? हाँ, 3500। देखो ये बी और सी पार्ट तो एक्चुअली इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले से सिखाया हुआ है। कौन से चैप्टर में? कौन से चैप्टर में? हम तो इस चैप्टर में सिर्फ यही कर रहे हैं। बस वो पार्ट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पर आपसे किस किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जनाब? पता होनी चाहिए। क्या सहमत हो? क्या इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? पक्का? अब देखना जरा ध्यान से। मान लो यहां पर म्यू का जो वैल्यू है वो 0.5 है। कितना है म्यू का वैल्यू? 0.5, ये दिया हुआ है। अब इसका आप डी पार्ट लिखें फटाफट। फाइंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट
find the relative displacement of block with respect to Planck. Of block with respect to Planck. Find the relative displacement of a block with respect to Planck. इसके लिए आपको वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स का यूज करना होगा। याद करो, मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। क्या याद आ रहा है? अगर मैं यहां पर इस पूरे को अपना सिस्टम कंसिडर करूं तो यहाँ पे फ्रिक्शन ने जो भी वर्क किया है ये इंटरनल फोर्स हुआ या एक्सटर्नल फोर्स हुआ? हाँ, सहमत हो? पक्का? तो एक बात बताना, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कितना आ रहा है? क्या इन दोनों के वर्क को ऐड कर दूं? वर्क डन बाय ए और वर्क डन ऑन बी, क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए? दोनों को अगर ऐड करें तो ये आपका कितना आ रहा है? याद करो, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस बराबर होता था फोर्स इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। कितना होता था? फोर्स इंटू, अबे याद आ रहा है? पढ़े हो? फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स बता सकते हो यहाँ पे कितना लगेगा? म्यू एम जी। कितना? म्यू एम जी। एम जी, एम कितना है? 5 इंटू 50 कितना आ गया? 25 न्यूटन। अरे नहीं आया यार? तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं बोलूंगा कि ये जो भी वर्क डन हुआ है ये बराबर होगा फोर्स इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 25। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं पता कितना, एल। आगे लगा दिया माइनस। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? आगे। क्योंकि ये जो ब्लॉक है क्या ये आगे की तरफ मूव कर रहा है? अरे आवाज नहीं निकल रही है, आवाज ही नहीं आ रही यार। खाना खा के नहीं आए क्या? जब बिल्कुल मरे हुए ही हो क्या? यस यहाँ माइनस क्यों लगाया समझ में आ रहा है भाई? तो यहां से ये क्या लिखा है ये समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल। क्या यहां से आप एल की वैल्यू निकाल लोगे? कितनी आ रही है भाई? क्या इस प्रोफाइल के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्या देखते ही छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? क्या कुछ नए तरीके के क्वेश्चन हैं? क्या आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना आया या नहीं आया? अरे आ गया भाई। क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए इसको रफ कर दूं, नोट कर लो फटाफट। कितने लोगों से पहले 3 पार्ट सही कर दिए थे? बहुत कम है। देखिएगा, टेन के जी का प्लैंक, वही सेम 5 केजी बॉय। नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। ठीक। पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है। किस पर है? रेस्ट पर। नाउ सडनली बिल्लू एकदम से यहां से जंप करता है। क्या करता है? जंप। और जिस स्पीड से जंप किया वो है वी नॉट। और उस वी नॉट की जो वैल्यू है वो सपोज आपको दी है 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी है? 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। इनिशियली द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। Initially, the whole system is at rest. Now suddenly, now suddenly,
बिल्लू जंप्स फ्रॉम द प्लैंक horizontally with a speed of 15 meter per second in ground frame. 15 meter per second in ground frame. ठीक. Find speed of the plank. सिंपल सा सवाल है. क्या हो गया सॉल्व? कितने लोगों ने कर दिया? एक्चुअली में ये बताओ जल्दी से देख करके, ये वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में दी हुई है. बस कुछ नहीं करना. इनिशियली पूरा सिस्टम किस पे था? रेस्ट पे. क्या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होगा? अगर इनिशियल पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है, क्या फाइनल भी जीरो होगा? तो एक बात बताओ, फाइनल मोमेंटम लिखना है, मान लो ये पीछे गया. ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसी प्रोफाइल का. 5 × 15. इसके लिए क्या लिखोगे? 10 × v बराबर 0. क्या सही किया है क्या? तो जल्दी से बताओ यहां से v की वैल्यू क्या आ गई? क्या किसी को कोई तकलीफ? यहाँ पे वर्क डन बाय मैन ऑन द प्लैंक पूछा जा सकता है, वर्क डन बाय प्लैंक ऑन द मैन पूछा जा सकता है. क्या इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाए, कर पाओगे? अब देखना है ना, ये था ए पार्ट. क्या था? ए पार्ट. इसमें जो स्पीड दी हुई थी, ये स्पीड क्या दी हुई थी? ग्राउंड फ्रेम. बी पार्ट लिखेंगे. इफ इन द प्रीवियस क्वेश्चन the speed is given, if in the previous question the speed is given with respect to the plank, मतलब जो बिल्लू जंप किया है वो कैसे किया है? 15 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो क्या है? विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक है. मतलब इस तरीके से लिख लो क्वेश्चन में आगे, और लिख लो बिल्लू जंप्स विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक. कैसे जंप किया भाइयों? 15 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक. देन फाइंड द speed of billow and plank in the ground frame. Then find the speed of a billow and plank in the ground frame. इस क्वेश्चन में और अभी ये जो क्वेश्चन किया, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है. अभी आपको जो वेलोसिटी दी हुई है वो ग्राउंड फ्रेम में है या प्लैंक के फ्रेम में है? प्लैंक के फ्रेम में. ध्यान से देखना, इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं जिसमें ग्राउंड फ्रेम में नहीं बल्कि विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक आपको स्पीड दी होगी. आपको क्या करना है ऐसे सवालों में? देखें, तरीका बता रहा हूं. आप क्या करें, आप तो मोमेंटम कंजर्वेशन ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे या प्लैंक के फ्रेम में? तो आपको जो भी वेलोसिटी चाहिए वो ग्राउंड फ्रेम में चाहिए या प्लैंक के फ्रेम में है? पक्का सहमत हो? मानते हो इस बात को? तो आप तो क्या करो, जो वेलोसिटीज नहीं दी हुई है उनको मान लो. इसमें ये बताओ ग्राउंड फ्रेम में किसकी वेलोसिटी दी हुई है? किसी की नहीं दी हुई है. तो क्या करें, बिल्लू की मान लेते हैं. ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो कितनी है? प्लैंक की कितनी है? v2. मानने में कोई कुछ जा रहा है क्या तुम्हारा? अरे मान सकते हो. अननोन कितने हैं? 1 या 2? सबसे पहले लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन. इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे? 5 × v1 प्लस या माइनस 10 × v2 बराबर 0. सॉरी, यहां पे कर ही दिया. क्या ये सही लिखा है क्या? यहां से v1 और v2 में एक रिलेशन आ जाता है. v1 बराबर
v2। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं? अरे निपट गए क्या? इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल कितने हैं? एक या दो? क्या एक इक्वेशन से काम चल पाएगा? इसके अलावा और कुछ गिवन है क्या? क्या दिया है? 15। लेकिन 15 ग्राउंड फ्रेम में है या प्लैंक के फ्रेम में? तो अब ध्यान से देखना, प्लैंक पर बैठ करके देख रहे हो, मतलब प्लैंक के फ्रेम में। क्या मैं प्लैंक पे जाके बैठ जाऊं? अरे बैठ जाऊं? जिसके फ्रेम में जाते हैं क्या उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं? क्या इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दूं? अगर इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ोगे तो बताना दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? v1 प्लस v2। प्लैंक के फ्रेम में उसकी वेलोसिटी v1 है या v1 प्लस v2 है? ये v1 प्लस v2 कैसे आया? जिस पे जाके बैठे उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। अरे गरीबों, नहीं आया? अरे क्या बात कर रहे हो? तो v1 प्लस v2 की वैल्यू कितनी है? 15। अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो सॉल्व करना थोड़ा टफ तो है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सॉल्व कर पाओगे? पक्का? तो बताओ भाई यहां से तुम्हारा आंसर क्या है? v1 की वैल्यू आएगी 2/3 इंटू 15, मतलब कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। और v2 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? देख लो आराम से। अभी तो सिर्फ बिल्लू को कुदाया है, अभी बिल्लू और पिंकी दोनों कूदेंगे, साथ साथ कूदेंगे, अलग अलग दिशा में कूदेंगे। देख लो बेटा, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। क्या लग रहा है, समझ आ गया? अगर विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक भी वेलोसिटी दी हुई है तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना, काहे की मेहनत? हम तो मोमेंटम कंजर्वेशन किस फ्रेम में लगाते हैं? क्या हमें ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी नहीं दी है तो मान लो, अपना क्या जा रहा है? क्या करो, मान लो, इक्वेशन लिख लो और सॉल्व कर लो। इक्वेशन लिख लो और सॉल्व कर लो। क्या कर पाओगे? कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं, कितनों को नहीं आया? बताएंगे थोड़ी। क्या सबको आ गया भाई? क्या अगला सवाल करने के लिए तैयार हो? थक गए क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8 बजे तक चलेगी क्लास नॉन स्टॉप। दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं भाई। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उनकी, खुद भिखारी बने बैठे हैं। ए इधर, बी इधर, नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। पूरा सिस्टम है रेस्ट पे। पूरा सिस्टम क्या है? रेस्ट पर। मैंने बोला 1, मैंने इनको बोला जैसी 3 होगा एकदम से कूदना है, एकदम से कूदना है। किसको कूदना है? मुझे नहीं कूदना, इन दोनों को कूदना है। किधर कूदना है? प्लैंक से नीचे। मैंने बोला 1 2 3 जंप, एकदम से जंप कर गए। जब ये जंप किए तो इसकी जो वेलोसिटी है ये दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। और जब ये जंप किया तो इसकी वेलोसिटी मुझे दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक। लिखो क्वेश्चन। Initially the whole system is at rest. Now suddenly A and B jumps together in opposite directions as shown in the figure. Find the A part, velocity of the plank in the ground frame, and the B part, velocity of A and B in the ground frame. इस बार आंसर नहीं आया ना, बोरी बिस्तर बांध लेना, मार पड़ेगी, भूत बना दूंगा इस बार, बता दिया।
कितने वेरिएबल बन रहे हैं? 5। कौन है 5 वाला भाई? 2 क्या घर से लेके आए उधार? आपको ये बताना है सिंपल सा कि ग्राउंड फ्रेम में ए बी और प्लैंक की स्पीड क्या होगी। ए और बी एक साथ जंप किए हैं, ए इधर बी इधर, ये जो स्पीड दी हुई है ये विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक दी हुई है। इक्वेशन बना दो, सॉल्व मैं कर दूंगा। अरे गरीबों, पीछे वाली जनता मुबारक हो भाई। कुछ तो लग रहा है भाई क्रिसमस बना के ही आएंगे क्या आप? लास्ट 1 मिनट। टिक 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 टिक। हो गया भाई? क्या आ रहा है आंसर? समय समाप्त। देखेंगे सभी गरीब भाई बंधु यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस तरीके के सवाल आपको रोडों में काफी सारे देखने को मिलते हैं। सवाल लेकिन बहुत सस्ते हैं, चूरन सवाल है। अभी तो दोनों को एक साथ कुदाया भाई, अगली बार एक के बाद एक को कुदाएंगे। पहले एक कूदेगा, फिर कौन कूदेगा? बी कूदेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अभी 2 ही लोग हैं, एक और को बुला लेंगे, फिर 3 लोग आ जाएंगे, तीनों को कुदाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल बनाने वाला तो एक साथ कितनों को भी कुदा सकता है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि कौन कहाँ कूदा। वो तो कोई भी सवाल क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। मैंने सुना है तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम फंडामेंटल बहुत क्लियर है। क्या बात क्लियर है भाई? तो एक बात बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन ग्राउंड फ्रेम में लगेगा या प्लैंक के फ्रेम में? तुम भाई खड़े हो ना जरा। हाँ तुम ही समझ गए, तुम्हारे पीछे। ठीक हो? डर लग रहा है यार, ठीक नहीं लग रहे हो तुम। पहली बार देखे हैं तुम्हें इस क्लास में? पहला ही, पहला ही दिन है? उतरे हो अभी? लॉन्च आज ही हुए हो? कहाँ थे इतने दिन से? हाँ, ऑनलाइन में तो पढ़े नहीं होगे। पढ़े थे? किस बैच में थे? टीएम? मुझे देखा है पहले कभी? है? अरे बता दे भाई, इतना क्या शर्मा रहा है यार? क्यों भाई, देखा है कभी मुझे पहले? देखा है कहाँ पे? स्क्रीन पर? अच्छा। अच्छा, इतने दिन स्क्रीन पे देखा था, आज पहली बार 3D मॉडल देख लिया तो शॉक्ड हो गया क्या? हाँ? क्लास करी थी ऑनलाइन थोड़ी बहुत? कर रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? लग नहीं रहा भाई। कहाँ से हो? यूपी? यूपी में कहाँ से? आगरा मत बोल देना, एक तो आगरा। आगरा है? बनारस से? तुम क्यों खिलखिला रहे हो बे? अरे आराम से, टेंशन वेंशन मत लो, क्लास के बाद मिलो, थोड़ा पानी वानी पीते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, टेंशन मतलब डर लग रहा है भाई मेरे को। ठीक है, एक तो आगरा वाला भाग गया भाई, कहाँ निपट गया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, देखो भाई, देखो कुछ समझ में आए या ना आए, है ना, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखा करो और बस हर बात पे ये बोला करो, वाह सर क्या बढ़िया बताया। उससे क्या है कि मोटिवेशन बना रहता है। अब ऐसे कर रहे हो भाई, बार बार जैसी तुम्हारी तरफ देखूं एकदम से डर लगने लगता है, दोबारा इधर देखना शुरू कर देता हूँ, है ना, निगाहें मिलाने का मन नहीं करता है भाई। ठीक है, बात यहाँ चल रही थी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो ऑनलाइन से जस्ट अभी ऑफलाइन जुड़ रहे होंगे, उन लोगों को बहुत अच्छा फील आ रहा होगा ना कि आज तक स्क्रीन पे देखा था और अब एकदम बिलीव नहीं हो रहा होगा ना आंखों पे। हो रहा है? गजब बेइज्जती है यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जो भी मैं बोलूं उसमें सब में क्या करना है, हाँ सर बिल्कुल। यार मोमेंटम नहीं बनाने देते। हाँ भाई, कौन कहाँ कूद गया देख ले अब। नाले में कुदाया गया है। किसको? ए को और बी को।
देखिए हमारे सामने कोई भी सवाल आए, किसी को कहीं भी कुदाएं, अगर हम फंडामेंटल से काम करेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लगाओ, कि दुनिया का सबसे बढ़िया इनर्शियल फ्रेम कौन है? ग्राउंड है। हम भी खुद ग्राउंड पे रह रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हर चीज जमीन पे जुड़ के ही काम करेंगे। हमें ये बता दो, ये वेलोसिटी जो दी है 10 और 2, ये ग्राउंड फ्रेम में है क्या? नहीं है। तो मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं, और इसकी मान लेते हैं इधर V1। क्या मान लेते हैं? V1 ग्राउंड फ्रेम में। जिस डायरेक्शन में मन करे तो उधर मानो, ठीक है, ऊपर नीचे मत मान लेना। सर ने बोला कहीं भी मानो, ऊपर V1। ठीक है, इसकी ग्राउंड फ्रेम में मान लेते हैं V2। क्या मान लेते हैं? V2। बचा प्लैंक। अब तुम्हें अगर देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहां जाएगा, तो मान लो जहां मन करे। कहां मानू प्लैंक की? आगे या पीछे? पीछे। सर कुछ लोग आगे बोल रहे हैं, तो आज आगे मान लेते हैं। ठीक है। डरा रहे हो यार तुम तो यार। ठीक है भाई, जिन लोगों जो आगे बोल रहे थे उनके लिए दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धमकियां वमकियां मत देना भाई। ठीक है, यहाँ पर V1, V2 और V3, फटाफट से ये बताओ ये वेलोसिटीज किस फ्रेम में है? क्या ग्राउंड फ्रेम में है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब चुपचाप से लगाएंगे क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। देखना इनिशियल मोमेंटम क्या है, क्या पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था? अब देखना ये जंप किया आगे, मास कितना है? 5। हम हर किसी के पास जाएंगे, पूछेंगे भाई तेरा मोमेंटम कितना हो गया? ये कहेगा 5 इंटू 10 या 5 इंटू V1? 5 इंटू V1 पक्का। अब इसके पास गए 10 kg, इसका मास कितना है? 10। वेलोसिटी कितनी है? V2। लेकिन आगे है पीछे है, तो प्लस या माइनस? तो माइनस 10 इंटू V2। अरे नहीं आया भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं आया। अब गए प्लैंक के पास, प्लैंक से पूछा तो प्लैंक ने बोला माइनस के 10 इंटू V3। क्या ये फाइनल मोमेंटम है? अरे है या नहीं है? अगर यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ V2 प्लस V3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या एक इक्वेशन से हमारा काम हो पाएगा? ऐसे कितने लोग हैं जो एक इक्वेशन से तीनों V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल देंगे? कोई निकाल पाएगा क्या भाई? नहीं निकल पाएगा। इसके बाद हमें आगे और भी इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। अब देखते हैं इस 10 का काम क्या है। मैं प्लैंक के फ्रेम में गया। किसके फ्रेम में? प्लैंक। जिसके ऊपर जाके गए, हम प्लैंक के ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें जो भी वेलोसिटी दी हुई है किसके फ्रेम में दी? तो प्लैंक के फ्रेम में गए। क्या प्लैंक की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दें? अगर उल्टा करके जोड़ेंगे तो बताना V1 प्लस V3 बराबर किसके हो जाएगा? 10। इक्वेशन नंबर नहीं है। अब इसमें भी जोड़ना है, लेकिन इसमें जोड़ोगे जरा ध्यान से देखना, इसकी V2 इधर थी और V3 को उल्टा करके जोड़ोगे तो V2 प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? V2 माइनस V3 बराबर कितना है? 2। क्या कुछ गलत लिख दिया क्या? ये बताओ, ये 3 इक्वेशन किसी ने गलत क्या तुमने रिश्वत दी थी कि इतने टाइम पे लाइट काट देना? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले दिखाई दे रहा है कुछ तुम्हें? अच्छा, हम बात ये चल रही थी, इक्वेशन की बात चल रही थी। ये इक्वेशन क्या तुम लोगों ने सही लिखी थी? इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर किसी को ना आता हो तो क्लास के बाद अभी मिलेंगे, मैं बता दूंगा कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। क्या इक्वेशन लिख पाओगे? क्या सॉल्व कर पाओगे? कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? अरे सहमत हो तो आंसर भी बता दो, यस सर।
कोई एक बताएगा, कौन बताएगा? चुप, बताओ। वी प्लैंक का लेफ्ट कौन सा होता है इधर? मतलब V3 स्टाइल मत मारो, सीधे बोलो ना V3 की वैल्यू कितनी? हाँ 6/, ठीक है। ए का इधर मतलब V2 का वैल्यू कितना? 16/5, ठीक है। और V1? हाँ 40। ये आंसर बताए गए सही है, बिल्कुल सही है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो आंसर तो मुझे भी निकालना नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, भाई भाई सब एक जैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इक्वेशन मुझे भी बनाना आता है, तुम्हें भी बनाना आता है। क्या इक्वेशन बना पाओगे? एक साथ दोनों को खुदा दिया गया तो कोई दिक्कत है क्या? कर पाओगे? अगर वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में ना देकर के विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक दी गई तो सॉल्व हो पाएगा? ठीक है, अगला सवाल ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे होमवर्क। होमवर्क लिखो, रेस देना जल्दी से, बहुत दिन हो गए, बहुत चिल काटी है तुम लोगों ने। शीट ले आओ सेंटर ऑफ मास की, सब ले आओ, सब जितना कुछ भी है। फ्री बहुत चल रहे हो आजकल, मैंने सुना है, हैं? लिखो लिखो, चेचाओ मत। S1 में, S1 में 6 to 11 कल ही करके आना है, 6 से 11। ओवन में, किसमें भाइयों? ओवन में 4 से 11। रेस देना, रेस कौन सी है किसी के पास रेस? नो, क्यों? समोसे रख के खा लिए? लिखो लिखो, कहां तक डिस्कस हो चुकी है? आई थिंक 45 तक हो चुकी है, ठीक है। रेस नंबर 46 कंप्लीट, रेस नंबर 46 कंप्लीट। कम लग रहा है थोड़ा, हाँ मुझे भी लग रहा है। SCV एक्सरसाइज सेंटर ऑफ मास कौन सा? कंप्लीट नहीं है ना, ज्यादा जोश में मत आओ, फैल जाओगे अभी यहीं पे। 1 से 15, 1 से 15 आज जितने भी क्वेश्चंस कराएं घर जाके क्या दोबारा अटेम्प्ट करोगे? एक एक क्वेश्चन दोबारा से अटेम्प्ट हो पाएगा क्या? इतना होमवर्क हो पाएगा? चले भाई, कल मुलाकात होगी फिर। अभी बाहर बैठेंगे भाई, ठीक है।